शताब्दी एक्सप्रेस बहुत तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही। ट्रेन की आलीशान बोगी में चिंटू अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था। चिंटू ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी माँ ने कहा, चिंटू बेटा, ऐसे बैठ बैठ के समय बर्बाद मत कर, पढ़ ले थोड़ा सा। अभी नहीं माँ, अभी तो हम छुट्टी पे जा रहे हैं। छुट्टी पे जा रहे हैं तो क्या हुआ, पढ़ाई जरूरी है, ये ले किताबें और पढ़ ले। चिंटू की माँ ने किताब निकाल कर दी। चिंटू का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो पढ़ने लगा। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। चिंटू ने पढ़ना शुरू ही किया था कि तभी दो बच्चे वहाँ भीख मांगते हुए आ गए। हम गरीब है, हमें भीख दे दो, हम गरीब है, हमें भीख दे दो। भीख दे दो, भगवान के नाम पर भीख दे दो मालकिन। चिंटू दोनों को देखने लगा, लेकिन उसकी माँ को ये दोनों भिखारी बच्चे पसंद नहीं आए। अरे भाग जा यहाँ से, भाग भाग जा, देख नहीं रहा है कि मेरा बेटा भी पढ़ रहा है। हाँ मालकिन, दिख रहा है, लेकिन हम भी तो भूखे हैं, हमें भी तो खाना है कुछ। मालकिन, हम जैसे गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, हमारा दिन तो 2 वक्त का खाना जुगाड़ करने में ही लग जाता है। तुम दोनों पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं भाई, हम भीख मांगते हैं और खेलते कूदते हैं। चिंटू को ये सुनकर बड़ा मजा आया। उसकी माँ उसे खेलने कूदने नहीं देती थी, वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता था। चिंटू की माँ ने बिट्टू और मुन्नी को भीख नहीं दी। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मुन्नी और बिट्टू ट्रेन से उतर गए। ट्रेन ने फिर से चलना शुरू किया और स्टेशन छोड़ते ही ट्रेन में कुछ गड़बड़ी आ गई और अचानक से ट्रेन के इंजन में आग लग गई। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, सारी बोगियां इधर की उधर हो गई। अरे ये क्या हुआ? अरे कोई अंदर फंसे हुए लोगों को बचाओ। प्लेटफॉर्म से सभी दौड़ते हुए ट्रेन के पास गए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ट्रेन के अंदर ज्यादातर लोग मर गए थे, लेकिन तभी मुन्नी ने एक दर्द भरी आवाज सुनी और वो आवाज चिंटू की थी। बचाओ, मुझे बचाओ। बिट्टू, वो देख, वही लड़का जो पढ़ रहा था, लगता है वो जिंदा है। चल उसे बचाते हैं। चिंटू के माता पिता मर चुके थे, लेकिन चिंटू किसी तरह बच गया था। बिट्टू और मुन्नी ने चिंटू को बाहर खींचकर निकाला। रो मत लड़के, हमने तुम्हें बचा लिया है। पानी, पानी दो, पानी। बिट्टू ने चिंटू को पानी पिलाया और उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया। अस्पताल में कुछ दिन चिंटू का ट्रीटमेंट हुआ और चिंटू ठीक हो गया, लेकिन वो पहले का सब कुछ भूल चुका था। उसे अपने माता पिता के बारे में कुछ याद नहीं था। चिंटू ने मुन्नी और बिट्टू से पूछा, बिट्टू, मुन्नी, मैं कौन हूँ? क्या तुम लोग पहले से ही मेरे दोस्त थे? बिट्टू ने मुन्नी को चुपके से बताया। मुन्नी, लगता है ये सब कुछ भूल चुका है। अब इसे एक्सीडेंट के बारे में बताकर कोई फायदा नहीं, फालतू में इसका दिल दुखेगा। हाँ बिट्टू, तू सही कह रहा है। मुन्नी ने चिंटू को बोला। हाँ चिंटू, हम सब पहले से ही दोस्त थे। मैं क्या करता था? तुम हमारे साथ पहले से ही भीख मांगते थे और खेल कूद करते थे। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो चलो ना, भीख मांगकर पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर खाना खाते हैं। तीनों ट्रेन में चढ़ गए और भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे भीख दे दीजिए मालिक, एक भूखे का पेट भरेगा, भगवान आपका भला करेगा। चिंटू को भीख मांगते हुए देखकर एक आदमी ने उसे बुलाया। अरे बच्चे, इधर आ। हाँ बोलिए मालिक। तू तो अच्छे घर का लड़का लगता है, तो फिर यहाँ भीख क्यों मांग रहा है? नहीं मालिक, मैं तो प्लेटफॉर्म में ही रहता हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। चिंटू ने ऐसे ही भीख मांगना शुरू कर दिया और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। लेकिन प्रॉब्लम की शुरुआत तो तब हुई जब ठंड बढ़ने लगी। 1 महीने के अंदर बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री से भी नीचे चला गया और सभी ठंड से कांपने लगे। लोगों के पास तो फिर भी ठंड के कपड़े थे, लेकिन चिंटू, मुन्नी और बिट्टू के पास तो कुछ भी नहीं था। रात रात भर वो तीनों ठंड से कांपते हुए प्लेटफॉर्म पर ही सोए रहे। बहुत ठंड लग रही है यार, इस तरह कब तक रहना होगा? हम तो हर साल रहते हैं भाई। लगता है बर्फ भी गिरने वाली है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं इस ठंड में मरने वाला हूँ। चिंटू को बहुत ठंड लग रही थी और अगले दिन से बर्फबारी भी शुरू हो गई। ठंडी तेज हवा बहने लगी। कपकपाती ठंड में लोगों ने बाहर निकलना छोड़ दिया, लेकिन इन तीनों का तो कोई घर नहीं था। ये बेचारे कहाँ जाते? वैसे जाने के लिए चिंटू के पास घर तो था, लेकिन वो सब कुछ भूल चुका था। उसके माँ बाप मर गए थे, लेकिन उसकी दादी जिंदा थी और उसकी दादी उसे ढूंढ रही थी।
पुलिस भी चिंटू को ढूंढ रही थी, लेकिन चिंटू नहीं मिल रहा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन ठंड के मारे चिंटू की हालत बहुत खराब हो गई। वो बुरी तरह से कांप रहा था। मुन्नी, बिट्टू, मैं मरने वाला हूँ भाई, मुझे बचा ले। आसपास कोई नहीं था। मुन्नी और बिट्टू बहुत घबराए हुए थे, लेकिन तभी वहां एक 20 साल का लड़का आया। उसका नाम आदर्श था। क्या हुआ इसे? इसकी हालत तो बहुत खराब है। ये ठंड नहीं सह पाया भैया, हमारे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है और घर भी नहीं है, इसे कैसे बचाए? तुम लोग चलो मेरे साथ, मैं इसे मेरे घर में ले चलता हूँ। आदर्श ने चिंटू को गोद में उठा लिया और बिट्टू और मुन्नी भी आदर्श के साथ चलते हुए एक टूटी फूटी ट्रेन की बोगी के पास आए। क्या यही तुम्हारा घर है भैया? हाँ, यही मेरा घर है, अंदर आओ। सभी अंदर घुस गए और आदर्श ने बोगी का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर लकड़ियों से आग जला ली। आग के कारण बोगी के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया और चिंटू ठीक हो गया। चिंटू ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत सारी किताबें हैं। किताबें देखकर उसे कुछ याद आ गया। उसका कमरा किताबों से भरा हुआ रहता था। उसने धीमी आवाज में कहा, किताबें? इतनी सारी किताबें? हाँ दोस्त, मैं पढ़ता हूँ। मैं भी गरीब हूँ, मेरे पास भी घर नहीं था, लेकिन मैंने इस बोगी को घर बना लिया और इसी के अंदर रहने लगा। गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है पढ़ाई, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो ठीक है, फिर आज से ये मेरा घर है और तुम लोगों का पाठशाला। तुम लोग यहीं रहना और खूब पढ़ाई करना, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। चिंटू को बड़ा मजा आने लगा। वो सब उसी बोगी के अंदर एक साथ रहने लगे और पढ़ाई करने लगे। बिट्टू और मुन्नी को जिंदगी में पहली बार पढ़ाई करने का मौका मिल रहा था। उन लोगों को बहुत मजा आ रहा था। उन्हें कितना कुछ नया सीखने को मिल रहा था और चिंटू को पढ़ते हुए एक एक चीज याद आ रही थी। कभी कभी वो पूरी कविता बिना पढ़े बोल देता था। इस लड़के को सब पहले से ही कैसे पता है? ऐसे ही पढ़ाई चलती रही और करीब 1 साल गुजर गया और आदर्श ने तीनों का नाम एक क्विज प्रतियोगिता में डाल दिया। तीनों प्रतियोगिता में चले गए और वो प्रतियोगिता टीवी पर टेलीकास्ट हो रही थी। चिंटू की दादी भी तब टीवी पर वो प्रोग्राम देख रही थी और चिंटू को देखते ही दादी चिल्लाई, अरे चिंटू, ये तो मेरा चिंटू है। उधर चिंटू एक के बाद एक सही उत्तर दे रहा था। इतने में संचालक ने चिंटू से कहा, चिंटू जी, अब एक कविता हो जाए। तब अचानक से चिंटू के दिमाग में वही कविता आई। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डोलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। और ये बोलते हुए चिंटू को सब कुछ याद आ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। और तब तक बाहर उसकी दादी आ चुकी थी। दादी ने चिंटू को गले लगा लिया। चिंटू बेटा, मैं आ गई हूँ बेटा, मैं आ गई हूँ। दादी दादी। चिंटू को परिवार वापस मिल गया और ये सब कुछ संभव हुआ उस ट्रेन बोगी स्कूल की वजह से। दादी ने बिट्टू और मुन्नी को भी गोद ले लिया और आदर्श के लिए भी नौकरी का इंतजाम कर दिया और इसी तरह अंत में सब कुछ सही हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। कमला के पति को गुजरे हुए काफी साल हो गए थे। तब नीलम बहुत छोटी थी। कमला पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए नीलम को पालने के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। धीरे धीरे नीलम बड़ी होने लगी। कमला ने उसे एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया लिखाया और 10वीं पास करने के बाद एक कंप्यूटर कोर्स में दाखिला दिला दिया। बेटी नीलम, कंप्यूटर सीखने के बाद तुझे किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। तू काम करेगी तो थोड़े बहुत पैसे घर में आएंगे। तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। मेरी कमाई से तो कुछ नहीं बच पाता है। तुम चिंता मत करो माँ, मैं नौकरी करके घर चलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। जल्द ही हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। नीलम कंप्यूटर कोर्स करने लगती है। कुछ महीने के बाद उसका कोर्स पूरा हो जाता है और उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। एक दिन नीलम ऑफिस से घर लौटती है तो उसके साथ एक लड़का भी था। दोनों के गले में वरमाला थी। ये सब क्या है नीलम बेटी? माँ, मैंने इनसे शादी कर ली है। मैं जहाँ काम करती हूँ ये उस कंपनी के मालिक हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। कमला ये जानकर खुश हो जाती है कि उसकी बेटी ने एक अमीर लड़के से शादी की है। वो अपनी झोपड़ी में बेटी और दामाद का स्वागत करती है। कुछ देर बाद, अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। मेरे ससुराल में मेरे आने की खुशी में ग्रैंड पार्टी है। अच्छा बेटी। तभी नीलम का पति आशुतोष कहता है, नीलम,
क्या तुम पार्टी में अपनी माँ को नहीं बुलाओगी? आशुतोष, हमारी पार्टी तो देर रात तक चलेगी। माँ को जल्दी सोने की आदत है, माँ पार्टी में आकर क्या करेगी? नीलम अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर ससुराल चली जाती है। कमला को नीलम की ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी को अब गरीबी में दिन नहीं गुजारने पड़ेंगे। लेकिन ससुराल जाने के बाद नीलम कमला को भूल जाती है और अपनी अमीरी भरी जिंदगी में मशगूल हो जाती है। दिसंबर का महीना आ गया था। ठंड ने दस्तक दे दी थी। नीलम ने अपने पति के साथ मॉल जाकर महंगे महंगे गर्म कपड़े और कोट खरीदे। इधर कमला अपनी फटी हुई साड़ी से खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थी। नीलम के पति आशुतोष ने कहा, नीलम, अपनी माँ के लिए भी कुछ गर्म कपड़े ले लो। माँ के लिए नए गर्म कपड़े लेने की क्या जरूरत है? घर में काफी सारे गर्म कपड़े रखे हैं जो पुराने हो गए। मैं उन्हें माँ को दे दूंगी। लेकिन इतनी ठंड में उस झोपड़ी में कौन जाएगा? झोपड़ी से उसकी बूंदें टपकती हैं। ये मत भूलो नीलम कि तुमने अब तक उसी झोपड़ी में अपनी जिंदगी बिताई है और अब तुम्हें वही झोपड़ी बुरी लग रही है। वो सिर्फ एक झोपड़ी नहीं, तुम्हारा मायका है। आप तो बस हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं। ठीक है, मैं चली जाऊंगी वहां। लेकिन माँ के लिए नए कपड़े ले लो। उन्हें पुराने कपड़े देना ठीक नहीं होगा। मेरी माँ को मुझसे बेहतर कौन जानता होगा? उन्हें हमेशा से दूसरों के पुराने कपड़े पहनने की आदत रही है। अब आप चलिए, फिजूल खर्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। नीलम आशुतोष का हाथ पकड़कर उसे मॉल से बाहर ले आती है। दूसरे दिन नीलम कुछ पुराने गर्म कपड़े लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, देखो तो कौन आए हैं। अरे नीलम, मेरी बेटी, कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ माँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लाई हूँ। कल ही इन्हें मॉल से खरीदा है। नीलम ने गर्म कपड़े कमला की ओर बढ़ा दिए। कमला गर्म कपड़ों को खोलकर देखने लगी। उसमें से कुछ स्वेटर देखने में बहुत पुराने लग रहे थे और कुछ फटे हुए भी थे। लेकिन कमला ने नीलम से कुछ नहीं कहा। तभी नीलम के सिर पर ओस की एक बूंद आकर गिरी जो झोपड़ी से टपक रही थी। ओह, मेरे सिर पर ओस टपक रही है। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। रुक तो बेटी, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीकर जाना। नहीं माँ, अब मैं और नहीं रुक सकती। यहाँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। पता नहीं तुम इस झोपड़ी में कैसे रहती हो। कमला को एहसास हो गया था कि नीलम उसकी गरीबी से चिढ़ती है। अमीर लड़के से शादी करने के बाद वो अपनी माँ को ही नीचा समझने लगी है। नीलम तुरंत गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और ड्राइवर से ब्लोअर चलाने के लिए कहती है। घर पहुंचने के बाद नीलम अपने कमरे में जाती है और हीटर ऑन कर देती है। इधर कमला नीलम के लाए हुए फटे पुराने गर्म कपड़े पहनकर संतोष कर लेती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद कमला देखती है कि उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर उसका दामाद खड़ा। अरे दामाद जी, आप? अभी अभी नीलम बिटिया आई थी। आशुतोष के हाथ में एक पैकेट था। वो पैकेट कमला की ओर बढ़ाते हुए बोला, सासू माँ, मैं आपके लिए कुछ गर्म कपड़े लाया हूँ। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? नीलम भी मेरे लिए गर्म कपड़े लाई थी। जरूरत थी सासू माँ। आशुतोष ने गर्म कपड़ों का पैकेट नीलम के हाथ में दे दिया। नीलम ने जब उन्हें खोलकर देखा तो वे सभी कपड़े नए और काफी महंगे लग रहे थे। सासू माँ, इस झोपड़ी में तो आपको बहुत ठंड लगती होगी। लगती तो है बेटा, लेकिन मेरी हैसियत सिर्फ इस झोपड़ी की ही है। नहीं सासू माँ, अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। अपना सामान बांध लीजिए। लेकिन जाना कहाँ है? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। कमला अपना सामान बांध लेती है। आशुतोष उन्हें अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस में ले जाता है। आज से आप यहीं रहेंगी। आपको यहाँ खाना पीना और कपड़े सब कुछ मिलेगा। कमला ने देखा कि कमरे में हीटर लगा हुआ था और कमरा काफी गर्म था। अच्छा सासू माँ, अब मैं चलता हूँ, लेकिन आप नीलम को कुछ मत बताइएगा। ठीक है बेटा। आशुतोष घर आ जाता है। वो देखता है कि नीलम फोन पर किसी पर गुस्सा कर रही है। तुम्हें अभी गांव जाना था, कितनी ठंड पड़ रही है, अब यहाँ घर का काम कौन करेगा? क्या बात है नीलम, किस पर गुस्सा कर रही हो? काम वाली 2 महीने के लिए गांव चली गई है। इतनी ठंड में बर्तन धोना, खाना बनाना और झाड़ू पोछा, ये सब कौन करेगा? तो दूसरी काम वाली रख लो। कईयों से बात कर ली, कोई भी तैयार नहीं है। तो फिर तुम्हें खुद ही ये सब करना पड़ेगा। नहीं, मुझसे घर का काम नहीं होगा। एक काम करती हूँ, कुछ दिन के लिए माँ को घर बुला लेती हूँ। वो घर का काम कर देंगी और उन्हें भी इस ठंड में उस टूटी फूटी झोपड़ी से राहत मिल जाएगी। क्या तुम अपनी माँ को इसलिए यहाँ बुलाओगी? हाँ, वैसे भी उन्होंने सारी जिंदगी यही काम तो किया है। नीलम उसी समय अपने मायके जाती है और अपनी माँ को पुकारने लगती है। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? लेकिन नीलम देखती है कि झोपड़ी में कोई नहीं है और ना ही कमला का कोई सामान वहां था। नीलम घर आकर आशुतोष से कहती है, माँ तो झोपड़ी में है ही नहीं और ना ही उनका कोई सामान वहां है। कहीं तुम्हारी माँ घर छोड़कर कहीं चली तो नहीं गई?
माँ का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है। माँ कहाँ जा सकती है? तभी नीलम के घर पर एक काम वाली आती है। दीदी, आपको काम वाली की जरूरत थी ना? हाँ हाँ, तुम्हें क्या क्या आता है? मुझे खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना सब आता है। ठीक है, तो कल से काम पर आ जाना। नहीं, कल से क्यों, अभी से काम पर लग जाओ। सबसे पहले मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाओ। नीलम, तुमने माँ के बारे में क्या सोचा? माँ को ढूंढने चले? पता नहीं वो इस ठंड में कहाँ और किस हाल में होंगी। अब माँ को ढूंढने की क्या जरूरत है, मुझे काम वाली तो मिल ही गई है। आशुतोष ने देखा कि नीलम को अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं थी। इधर कमला मजे में अपने दामाद के गेस्ट हाउस में रह रही थी, लेकिन नीलम को इस बारे में कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे दिसंबर का महीना खत्म हो गया और जनवरी का महीना आ गया। नीलम, ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्यों ना हम माँ को एक हीटर दे दें? माँ तो हमेशा लकड़ियां जलाकर आग तापा करती थी, उन्हें हीटर की क्या जरूरत? ठीक है, तो चलो एक बार माँ के पास चलते हैं, हम भी लकड़ियों की आग का मजा ले लेंगे। हमारे घर में हीटर है, पूरा घर गर्म हो रहा है, फिर तुम्हें उस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों जाना है? लेकिन अब तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। वहां रहना पड़ेगा? लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैंने ये घर बेच दिया है और मैं विदेश जा रहा हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हें बुला लूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें अपनी माँ के पास रहना होगा। घर बेच दिया? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगी? मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जब तुम बेटी होकर अपनी माँ के बारे में नहीं सोच सकती हो, तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? आशुतोष के ऐसा कहने पर नीलम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो उसी समय अपनी माँ के घर जाती है, लेकिन कमला उसे वहां नहीं मिलती है। नीलम परेशान होकर कमला को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे आशुतोष मिलता है और उसे गेस्ट हाउस लेकर जाता है। नीलम वहां कमला को देखकर बहुत खुश होती है और उससे माफी मांगती है। उसे अपने साथ घर ले आती है।